नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एकेडमी में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, और हमने उनके बारे में डिटेल स्टडी की। जैसे हमने देखा कि आरबीसी का जन्म स्थान कहाँ होता है, इनका जीवन काल क्या होता है, इनका मृत्यु स्थान कहाँ है, इनकी संख्या क्या है, इनकी कोशिका संरचना क्या है, इनके नंबर्स का क्या कितने नंबर्स हैं इनके, और इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारी इनके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड में उपस्थित क्लॉटिंग और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर को। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है वो जम क्यों नहीं जाता आखिर, और ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हमारी बॉडी में कोई चोट लगती है और ब्लड बाहर निकलता है तो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर पाए जाते हैं जो ब्लड को फ्लो होने के दौरान जमने नहीं देते, और हमारी बॉडी के में कुछ ऐसे फैक्टर भी पाए जाते हैं जो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमा देते हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो। ऐसे फैक्टर जो हमारी बॉडी में ब्लड का थक्का नहीं जमने देते उन्हें बोलते हैं थक्का रोधी कारक या एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। और ऐसे फैक्टर या ऐसी केमिकल जो बॉडी के बाहर ब्लड के निकलते ही उसको थक्का जवाब देते हैं उसको बोलते हैं स्कंदन कारक या क्लॉटिंग फैक्टर या कोआगुलेशन फैक्टर। तो आइए बात करते हैं हम क्लॉटिंग फैक्टर और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। तो बात करने वाले हम किसकी, पहली बात करते हैं हम एंटी क्लॉटिंग फैक्टर की। एंटी क्लॉटिंग फैक्टर या प्रतिस्कंदन कारक या इसी को हम बोल देते हैं थक्का रोधी कारक। तो थक्का रोधी कारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ, रसायन या कारक जो ब्लड का थक्का नहीं जमने देते। The chemical substance or factor which prohibits the clotting of blood is known as anti-clotting factor। अब ये कितने होते हैं? ये होते हैं, इनको हम दो डिवीज़न में बांट सकते हैं, दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो होता है नेचुरल एंटी क्लॉटिंग फैक्टर या प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कारक। और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल एंटी क्लॉटिंग फैक्टर या इन्हीं को हम बोलते हैं संश्लेषित या कृत्रिम प्रतिस्कंदन कारक। अब अगर हम नेचुरल एंटी क्लॉटिंग फैक्टर की बात करें तो ऐसे फैक्टर जो हमारी बॉडी में बनते हैं यानी नेचुरली बनते हैं उन्हें हम कहेंगे नेचुरल एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? एक एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा फैक्टर या कौन सा कारक या कौन सा प्रोटीन हमारी बॉडी में बह रहे ब्लड का थक्का नहीं जमने देता? वो है हिपैरिन। इसका निर्माण जो मेनली होता है वो होता है लीवर में। कहाँ होता है? यकृत में होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जोंक, आपको पता है कि जोंक जो होती है वो खून चूसती है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि उसके शरीर में खून जाके जम जाए, थक्का जम जाए? क्योंकि उसके शरीर में एक फैक्टर पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हिरुडीन। क्या नाम है? हिरुडीन। ये हिरुडीन
उस जोंक के अंदर, उस लीच के अंदर, किसके अंदर, लीच के अंदर या जोंक के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमने देता, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है जोंक की सलाइवा में, सलाइवा यानी कि लार में। तो दो क्वेश्चन बनते हैं जनरली, एक हिपैरिन से, हिपैरिन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है, हिपैरिन कार्य क्या होता है, ये ब्लड का थक्का नहीं जमने देता। दूसरा क्वेश्चन कि हिरुडीन किस में पाया जाता है, जोंक में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, और ये जोंक के अंदर ब्लड का थक्का नहीं जमने देता। अब कुछ फैक्टर आर्टिफिशियली भी होते हैं, जैसे आप देखोगे कि जैसे आप ब्लड डोनेट करके आते हो, तो ब्लड जिस बॉटल में आप डोनेट करते हो उस बॉटल में जाके ब्लड थक्का क्यों नहीं जम जाता, क्योंकि उसमें हम डालते हैं एंटी क्लॉटिंग फैक्टर या आर्टिफिशियली प्रतिस्कंदन कारक उसमें ऐड किया जाता है। अब अगर उसकी बात करें हम तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। एग्जाम्पल पहले की बात करें अगर हम, तो पहला है सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट। दूसरा एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम साइट्रेट। तीसरा EDTA, एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट। चौथा है CPO, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ACD, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। ये सारे ही एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल या संश्लेषित प्रतिस्कंदन या थक्का रोधी कारक है। तो आपको ये पांचों एग्जाम्पल और ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। अब हम बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर की, कि आखिर हमारे शरीर में चोट लगने पर कौन से ऐसे पदार्थ हैं या कौन से फैक्टर हैं जो ब्लड का थक्का जमा देते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, स्कंदन कारक या क्लॉटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, स्कंदन कारक या क्लॉटिंग फैक्टर। तो आइए अब बात करते हैं हम क्लॉटिंग फैक्टर या स्कंदन कारक की, क्लॉटिंग फैक्टर या स्कंदन कारक की। तो ऐसे फैक्टर, ऐसी प्रोटीन या ऐसे ड्रग्स जो रक्त का थक्का जमा देते हैं क्या कहलाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनकी। तो ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये क्लॉटिंग फैक्टर 1 से लेके 13 तक होते हैं। कितने होते हैं, 13 तक। नाम है इनका क्लॉटिंग फैक्टर 1, क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 3, क्लॉटिंग फैक्टर 4, ऐसे करके ये 13 तक होते हैं। अब क्वेश्चन आपसे क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता। तो इसमें एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद। क्वेश्चन यहीं से बनता है, ये है 6। तो क्लॉटिंग फैक्टर 6 जो है, क्लॉटिंग फैक्टर 6 जो है, क्लॉटिंग फैक्टर 6 जो है या क्लॉटिंग फैक्टर 6 ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो मतलब टोटल 12 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं हमारी बॉडी में, 1 से लेकर 13 तक, लेकिन 6 नहीं पाया जाता। अब अगर देखिए हम क्लॉटिंग फैक्टर 2 की बात करें तो इसका दूसरा नाम है प्रोथ्रोम्बिन। बात हुई थी हमारी प्रोथ्रोम्बिन के बारे में, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर 2 का दूसरा नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ये मदद करता है रक्त का थक्का जमाने में, जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसके निर्माण के लिए प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस जो होती है वो होती है लीवर में। कहाँ होती है, लीवर में। प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस कहाँ होती है, लीवर में। और इसकी सिंथेसिस के लिए जो आवश्यक है वो है विटामिन के, क्योंकि विटामिन के जो है ये हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इन लीवर। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा विटामिन ब्लड का थक्का जमाने में मदद करता है, विटामिन के, क्योंकि ये लीवर में प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस में मदद करता है। और प्रोथ्रोम्बिन क्या कहलाता है, क्लॉटिंग फैक्टर 2। अब अगला अगर बात करें हम
नेक्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर 4। क्लॉटिंग फैक्टर 4, क्लॉटिंग फैक्टर जो 4 होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 4 जो होता है, ये इसका दूसरा नाम है कैल्शियम, कैल्शियम आयन। दूसरा नाम क्या है इसका? कैल्शियम आयन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से क्लॉटिंग फैक्टर को कैल्शियम आयन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन ब्लड के थक्का जमाने के लिए आवश्यक है या क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। तो आंसर क्या होगा आपका? कैल्शियम आयन। और कैल्शियम आयन कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है? क्लॉटिंग फैक्टर 4। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लॉटिंग फैक्टर 8 की, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 होता है इसको हम बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या कारक, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। ठीक है, एंटी हीमोफिलिक का मतलब है कि ये हीमोफीलिया को रोकता है। हीमोफीलिया का मतलब ब्लड का थक्का ना जमना। ठीक है, तो ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहलाता है। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर? क्लॉटिंग फैक्टर ए 8। अगला अगर हम बात करें तो जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 होता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 होता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर 9 कहलाता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। इसी का दूसरा नाम है क्रिसमस फैक्टर। इसी का दूसरा नाम क्या है? क्रिसमस फैक्टर। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस क्लॉटिंग फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है। किस क्लॉटिंग फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है? क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है फैक्टर 9 को। किसको कहा जाता है? फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 9 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है। क्रिसमस फैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हीमोफीलिया की बीमारी है वो सबसे पहले इंग्लैंड के रानी या राजघराने में पाई गई थी। और जो इंग्लैंड के लोग हैं क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन का जो सबसे अच्छा त्यौहार होता है, जो पवित्र त्यौहार होता है, वो क्रिसमस होता है। तो उन्हीं के नाम पे नाम दे दिया गया है क्रिसमस फैक्टर। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी स्कंदन कारक की। तो स्कंदन कारक कितने होते हैं? 1 से लेकर 13 तक होते हैं, जिनमें 6 एब्सेंट होता है। तो कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर मानव के शरीर में एब्सेंट होता है? क्लॉटिंग फैक्टर 6। क्लॉटिंग फैक्टर 2 को प्रोथ्रोम्बिन में कहते हैं। प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन होती है जो लीवर में बनती है, और इस प्रोटीन के निर्माण के लिए विटामिन के आवश्यक है, यानी कि विटामिन के ब्लड की क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। क्लॉटिंग फैक्टर 4 को कैल्शियम आयन भी कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 8 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कहते हैं, और क्लॉटिंग फैक्टर 9 को एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्रिसमस फैक्टर भी है। इतनी चीजें आपको पढ़नी है, यहीं से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, स्कंदन कारक और प्रतिस्कंदन कारक में। चलिए, ये तो हो गया हमारा स्कंदन कारक और प्रतिस्कंदन कारक। अब हम नेक्स्ट आगे ब्लड में जो बात करेंगे वो बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक होगा वो होगा हमारा ब्लड ग्रुप के बारे में। तो हेडिंग कर लेंगे ब्लड ग्रुप, हिंदी में इसको कहते हैं रक्त समूह। तो बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें अगर, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ब्लड ग्रुप की जो खोज थी, ब्लड ग्रुप की जो खोज हुई थी, अगर हम इसके खोज की बात करें, खोज की, तो इसकी खोज करीब 1901 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। क्या नाम था? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, ब्लड ग्रुप खोज 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसीलिए इन्हें कहा जाता है, इसीलिए कार्ल लैंडस्टीनर कहा जाता है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। अब देखिए इन्होंने किया क्या था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंट पर्सन के ब्लड सैंपल लिया और उन ब्लड सैंपल के आरबीसी की स्टडी की। किसकी स्टडी की? लाल रक्त कणिकाओं की स्टडी की। डिफरेंट पर्सन की ब्लड लिया और उन पर्सन की आरबीसी की स्टडी की, और उस आरबीसी में उन्होंने देखा कि उस आरबीसी की जो सेल सरफेस है, उसमें सेल सरफेस यानी कि कोशिका भित्ति है, उसमें बहुत सारी प्रोटीन पाई जा रही हैं, जिसमें से
कुछ प्रोटीन बहुत स्पेसिफिक प्रोटीन है और उन प्रोटीन का नाम उन्होंने, इन प्रोटीन का नाम इन्होंने, कुछ प्रोटीन का नाम इन्होंने एंटीजन ए दिया, एंटीजन ए, कुछ का इन्होंने नाम एंटीजन बी दिया, कुछ का नाम इन्होंने एंटीजन बी दिया, एंटीजन बी दिया, और कुछ में इन्होंने देखा कि ये एंटीजन ए और एंटीजन बी एक साथ पाई जा रही हैं। कुछ में इन्होंने ये देखा कि एंटीजन ए और एंटीजन बी एक साथ पाई जा रही हैं। तो जिसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों एक साथ पाई जा रही हैं, ठीक है, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है, इसमें दोनों एक साथ पाई जा रही हैं। और कुछ में इन्होंने देखा कि कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है। तो ऐसी आरबीसी या ऐसा ब्लड जिसकी आरबीसी में एंटीजन ए पाया जा रहा है, उसको उन्होंने नाम दिया ब्लड ग्रुप, उन्होंने नाम दिया ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए। और जिनकी आरबीसी में एंटीजन बी पाया जा रहा है, उनका उन्होंने नाम दिया ब्लड ग्रुप, उस ब्लड ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी। और जिनमें दोनों ही पाई जा रही थी, जिनमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही पाए जा रहे थे, उसको उन्होंने नाम दिया ब्लड ग्रुप ए बी। और जिसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं था, हालांकि उसमें एच एंटीजन पाया जाता था, लेकिन ये इन एंटीजन की प्रॉपर्टी को मैच नहीं करता था, तो उनको इन्होंने नाम दे दिया ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ। इस तरह इन्होंने 4 ब्लड ग्रुप, यानी कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ की खोज की। और इन ब्लड ग्रुप को कंबाइनली ABO ब्लड ग्रुप कहा गया, ABO ब्लड ग्रुप कहा गया। ठीक, तो ये कार्ल लैंडस्टीनर ने सर्वप्रथम ABO ब्लड की खोज 1901 में की। ठीक है, आगे अगर चलते हैं, हम आगे बात करते हैं अगर, तो लगभग 1940s में 1940 के आसपास, 1940 के आसपास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वीनर। इन्होंने लैंडस्टीनर के साथ मिलकर एक बंदर जिसका नाम था रीसस नामक बंदर में एक नए एंटीजन की खोज की या नए प्रोटीन की खोज की। और चूंकि ये जो प्रोटीन है वो सर्वप्रथम रीसस नामक बंदर में खोजा गया था, इसलिए उस प्रोटीन का नाम या उस एंटीजन का नाम उन्होंने RH एंटीजन रख दिया, RH एंटीजन, या इसी को RH फैक्टर नाम दे दिया। इस प्रकार सर्वप्रथम वीनर नामक साइंटिस्ट ने RH फैक्टर की, वीनर एवं लैंडस्टीनर नामक साइंटिस्ट ने सन 1940s के आसपास RH फैक्टर की खोज की। और इस RH फैक्टर की खोज के आधार पे ए ब्लड ग्रुप अब ए पॉजिटिव और ए निगेटिव, बी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव और बी निगेटिव, ए बी ब्लड ग्रुप बी निगेटिव, ए बी ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, और ओ ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव में बांट दिया गया है। कैसे? जिसमें RH फैक्टर प्रेजेंट था उसमें उसको पॉजिटिव, और जिसमें RH फैक्टर एब्सेंट था उसको निगेटिव कह दिया गया। मतलब अगर A एंटीजन के साथ RH फैक्टर भी उसकी RBC में पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर A एंटीजन के साथ RH फैक्टर नहीं पाया जा रहा है तो उसको बोल देंगे A निगेटिव ब्लड ग्रुप। इसी प्रकार बी एंटीजन के साथ अगर RH फैक्टर भी पाया जा रहा है या RH एंटीजन भी पाया जा रहा है तो उस ब्लड ग्रुप को बी पॉजिटिव, और अगर नहीं पाया जा रहा तो उसको बी निगेटिव ब्लड ग्रुप बोल देते थे। इस प्रकार 4 ब्लड ग्रुप से 8 ब्लड ग्रुप की खोज RH फैक्टर की खोज के पश्चात हो गई थी। ये तो रही बात ब्लड ग्रुप की। ठीक है, तो इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको एक
एंड स्वीट चीज़ें बता दिया। अब देखिए, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप डिसाइड करने का काम कौन करता है? आरबीसी। कौन सी करती हैं? आरबीसी। और आरबीसी पाई जाती हैं ब्लड में, और ब्लड में ही पाया जाता है प्लाज्मा। ब्लड में ही पाया जाता है क्या? प्लाज्मा। आपको पता है कि ब्लड के दो कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा पाया जा रहा है। अब सपोज करिए किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि उसमें एंटीजन क्या पाई जा रही हैं? इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। तो उसमें ऑब्वियस है कि एंटीजन कौन सा पाया जा रहा है? एंटीजन ए पाया जाएगा। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए पाई जाएगी, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि इसमें एंटीजन ए तो पाई जाएगी, साथ में इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? एंटीबॉडी पाई जाएगी। और ये एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी होगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। लेकिन इसमें एंटीबॉडी जो होगी वो जस्ट अपोजिट होगी, तो एंटीबॉडी इसमें कौन सी हो जाएगी? ए एंटीबॉडी हो जाएगी। तो एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है, किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं एक कॉलम के माध्यम से, एक कॉलम प्रिपेयर करके। तो यहाँ लिखेंगे ब्लड ग्रुप, सबसे पहली हेडिंग ब्लड ग्रुप, दूसरा एंटीजन, तीसरा एंटीबॉडी, चौथा कैन डोनेट, और चौथा कैन डोनेट एंड कैन एक्सेप्ट ब्लड। ठीक है, तो ये हमारे 5 कॉलम हो गए। अब हमें पता है कि ब्लड ग्रुप 4 है, ए बी, ए बी और ओ। तो एंटीजन ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन, जबकि ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा। अब एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें बी एंटीबॉडी, इसमें ए एंटीबॉडी, इसमें कोई सी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा क्योंकि एंटीजन दोनों पाए जा रहे हैं, और जबकि इसमें ए और बी दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब हम बात करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप किसे किसे ब्लड डोनेट कर सकता है। तो ए ब्लड ग्रुप सबसे पहले खुद को तो डोनेट कर सकता है क्योंकि ए एंटीजन पाया जा रहा है, अपने स्वयं के प्रजाति को सारे ही डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा किसको डोनेट कर रहा है? तो इसके अलावा उसको डोनेट करेगा जिसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो आप देखिए कि बी में ए एंटीजन नहीं है, ए बी में ए एंटीजन है, तो ये और किसको डोनेट कर सकता है? ए बी को। यहाँ कोई एंटीजन नहीं है तो इसको भी डोनेट नहीं कर सकता। बी किसको डोनेट कर सकता है? बी को डोनेट कर सकता है, और ए बी को डोनेट कर सकता है क्योंकि बी एंटीजन ए बी में भी है। ए बी किसको डोनेट कर सकता है? खुद को डोनेट कर सकता है। खुद को डोनेट कर सकता है। ठीक है, और ओ एंटीजन किसको डोनेट कर सकता है? इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये खुद को तो डोनेट करेगा ही, साथ में ए को डोनेट करेगा, बी को डोनेट करेगा और ए बी को भी डोनेट करेगा क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, और जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये सबको डोनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कैन एक्सेप्ट, ए किससे ब्लड ले सकता है? ए खुद से ले सकता है और ओ से ले सकता है क्योंकि ओ सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, बी खुद से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी जो है, ए बी ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से खुद से तो ले ही सकता है और साथ में ओ से भी ले सकता है। ठीक है, अगर हम ओ की बात करें तो ओ केवल खुद से ही ब्लड ले सकता है। इस तरह अगर हम देखें तो जो ओ ब्लड ग्रुप है ये सबको डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर या
सर्वदाता रक्त समूह, जबकि AB ब्लड ग्रुप है ये सबसे ब्लड ले सकता है, यानी कि इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप, सर्वग्राही रक्त समूह। अब एक चीज इसमें और भी है कि अगर हम A की बात करें तो A में भी दो होते हैं, AB पॉजिटिव और AB निगेटिव। तो इस केस में हमें टिक करना है AB पॉजिटिव को, क्योंकि इसमें तीनों ही एंटीजन उपस्थित होंगे, RH का भी एंटीजन उपस्थित होंगे। और अगर हम O की बात करें तो इसमें O पॉजिटिव और O निगेटिव है, तो इसमें जो हम टिक करेंगे वो करेंगे हम O निगेटिव, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये सबको ब्लड दे सकता है और ये सबसे ब्लड ले सकता है। इस प्रकार हमने देखा ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप अगर किसी का A है तो उसमें कौन एंटीजन होगा, कौन सी एंटीबॉडी होगी, कौन किसको डोनेट कर सकता है, किससे एक्सेप्ट कर सकता है। अब ब्लड ग्रुप के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का ब्लड ग्रुप B है, तो बच्चे में कौन कौन से ब्लड होंगे। यदि पिता का ब्लड ग्रुप O है, बच्चे में B है, तो कौन से ब्लड ग्रुप होंगे। तो संतान के बारे में पूछता है कि अगर माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का B है, तो बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आपको दे देता है। तो उसकी बात करते हैं हम। तो देखिए, जब हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या हम ब्लड ग्रुप निकालेंगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम A ब्लड ग्रुप को निकालेंगे तो उसमें हम अपने से सिंपल सा O ऐड कर देंगे। ठीक है, जब B ब्लड ग्रुप के बारे में हम निकालेंगे या लिखेंगे तो उसमें हम अपने से O ऐड कर देंगे। ठीक है, ये निकालने की ट्रिक है। AB के बारे में जब निकालेंगे तो AB ही रहने देंगे, और जब हम O के बारे में निकालेंगे तो इसको हम डबल O कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल O कर देंगे, यानी कि हम यहाँ सब में क्या ऐड कर रहे हैं? O ब्लड ग्रुप ऐड कर रहे हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपको एग्जांपल लेता हूँ, देखिएगा इधर। मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप हमने लिया A और पिता का हमने ब्लड ग्रुप लिया B। तो क्वेश्चन पूछेगा कि माता का ब्लड ग्रुप A है, पिता का B है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो सकता है। ये देखिए सिंपल सी ट्रिक है। A को हमने क्या लिखना है यहाँ? A को हम लिखेंगे AO, O हमने अपने से ऐड किया यहाँ। B ब्लड ग्रुप को हम क्या लिखेंगे यहाँ? B और O। ठीक है, यहां भी O ऐड किया था हमने, यहां भी ऐड किया। अब हम क्या करेंगे, इस A का पहले इन दोनों से क्रॉस करा लेंगे। तो देखिए, इस A का इस B से क्रॉस कराए तो क्या आ गया? AB। इस A का इस O से क्रॉस कराए तो क्या आ गया? AO। अब इस O का इन दोनों से क्रॉस करा लेंगे फिर से, तो इस O का इस B से क्रॉस कराया तो क्या आ गया? BO, और इस O का इस O से क्रॉस कराया तो क्या आ गया? O। ठीक है, तो अब जो ब्लड ग्रुप हमें मिले वो कौन सा मिला? AB मिल गया हमें, A मिल गया हमें, B मिल गया हमें और O मिल गया। तो बच्चे में जो ब्लड ग्रुप आएंगे वो चारों ही ब्लड ग्रुप चाइल्ड में या बच्चे में पॉसिबल है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज करिए माता का ब्लड ग्रुप A है और माता का A और पिता का O। तो सेम करेंगे हम, A को AO बना देंगे और O को क्या बनाएंगे? डबल O बना देंगे। ठीक है, ये देखिए ट्रिक्स लिखी है मैंने, कैसे आपको करना है। तो अब इस A का इन दोनों से क्रॉस करेंगे तो ये AO। अब इस O का इन दोनों से क्रॉस करेंगे तो O और OO। तो देखिए, A ब्लड ग्रुप हो सकता है, A ब्लड ग्रुप हो सकता है, O हो सकता है और O हो सकता है। मतलब 50% पॉसिबिलिटी A ब्लड ग्रुप आने की है और 50% पॉसिबिलिटी जो है वो O ब्लड ग्रुप आने की है। यहाँ क्या है? यहाँ 25% पॉसिबिलिटी AB की है, 25% A की है, 25% B की है और 25% O की पॉसिबिलिटी है। इस तरह करके आप कोई भी ब्लड ग्रुप अब आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर आपको दो ब्लड ग्रुप दिए हों कि माता का ये है, पिता का B है, या माता का O है, पिता का AB है, तो कोई भी ब्लड ग्रुप अगर आपको दे तो आप इस टेक्निक के द्वारा ब्लड ग्रुप को आसानी से निकाल सकते हैं।
आज के लिए अब हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जो चीज़ें बच गई हैं इसमें, उसके बारे में हम डिटेल में ब्लड में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग हार्ट की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।